वेलकम दोस्तों, मैं पंकज साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी और अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ नेट सेट के फर्स्ट पेपर, जिसमें हम अभी देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट से टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखते हैं शिक्षण की प्रकृति और उसकी विशेषताएं। शिक्षण की प्रकृति की जब हम बात करते हैं, उसकी विशेषता की बात करते हैं, शिक्षण एक क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है ना। तो इस हर प्रक्रिया या हर गतिविधि या हर चीज का कोई ना कोई उसकी खासियत होती है, उसकी विशेषता होती है ना। तो वैसे ही हम देखेंगे इसमें शिक्षण की क्या विशेषताएं होती है। शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया है। टीचिंग इज डायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, कैसे डायनेमिक है, कैसे गतिशील है? प्रकृति में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है ना, या कोई भी वस्तु जो है चिरंतर नहीं है, हमेशा उसमें क्या होता है? बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं गतिशीलता। ठीक है, तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है, शिक्षण की जो गतिविधि होती है, वो भी पहले जैसा होता था वैसा आज के समय में नहीं होता है। निरंतर उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसीलिए शिक्षण को क्या बोला गया है? उसकी प्रकृति कैसी है? गतिशील है, डायनेमिक है ना। पहले के समय में गुरुकुल पद्धति से शिक्षण होता था, है ना। फिर उसके बाद समय बदला, है ना। फिर समय बदला तो हमारा भी एजुकेशन सिस्टम जो अभी चल रहा है वो चल रहा है। अच्छा, ये जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है ना, स्कूल कॉलेजों वाली, ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली भी जो जब स्टार्ट हुआ था, जब भारत में, है ना, अंग्रेजों के समय से, तब से लेकर के आज तक वैसा ही है, ऐसा नहीं है, इसमें भी परिवर्तन होता है। एक शिक्षण पहले जो है छात्र केंद्रित हुआ, शिक्षक केंद्रित हुआ करता था, है ना। शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया? अभी विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से शिक्षण की जो प्रक्रिया हो, क्या है, वो गत्यात्मक है, गतिशील है। ठीक है, डायनेमिक प्रोसेस है। शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण की जब बात करते हैं तो इसमें दो ध्रुव हमेशा रहेंगे, एक सीखने वाला और दूसरा सिखाना। मतलब एक क्या रहेगा? शिक्षक और दूसरा शिक्षा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया? द्विध्रुवीय प्रक्रिया, है ना। आदिकाल से लेकर के अभी तक भी ये प्रक्रिया में एक चीज, दो पक्ष, दो ध्रुव अपने को देखने के मिलता है। वर्तमान में एक पक्ष उसमें और जुड़ गया, इसलिए हम शिक्षा को त्रिध्रुवीय मानने लगे हैं, है ना। क्या है वो एक पक्ष? और पाठ्यक्रम। ठीक है, वो हस्तक्षेप उसको बोल दिया जाता है, आगे देखेंगे। इसमें शिक्षण और शिक्षार्थी जो है दो ध्रुव के रूप में हमेशा से शिक्षा प्रक्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यमान है। क्लियर है? आगे देखते हैं। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया बोल सकते हैं इसको, या फिर सामाजिकरण की क्रिया बोल सकते हैं, है ना। स्टूडेंट स्कूल जाता है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें वो सीखता है। ठीक है, उसको ज्ञानात्मक क्षेत्र में जानकारी मिलती है, सीखता है ना। भावात्मक क्षेत्र में सीखता है। भावात्मक क्षेत्र मतलब जहाँ इमोशन सीखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षार्थी जो है विभिन्न स्तर पर उसका शिक्षण होता है और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, मतलब उसका क्या होने लगता है? धीरे धीरे शिक्षण की क्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया में उसका समाजीकरण का स्तर बढ़ने लगता है। ठीक है, समाज से वो जुड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अच्छा शिक्षण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति क्या बनता है? अच्छा नागरिक बनता है। तो कहीं ना कहीं समाज से जोड़ने का कार्य क्या करता है? शिक्षण करता है। अगला इसमें आता है शिक्षण सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। शिक्षण क्या करता है? सभी स्तर पर, सभी क्षेत्र से, मतलब एक इंसान, एक व्यक्ति का सभी ओर से क्या करता है? विकास करता है। ठीक है, कल हमने देखा था ब्लूम्स का ज्ञानात्मक क्षेत्र या उसके ज्ञान का क्षेत्र, ब्लूम्स का डोमेन, है ना। उसमें हमने देखा था कि उसने 3 वर्गों में बांटा है ना। एक ज्ञानात्मक क्षेत्र मतलब बुद्धि का विकास होता है, या बुद्धि का जहाँ पर उपयोग होता है वो वाला सीखने का क्षेत्र होता है। एक होता है जहाँ पर वो भावनाओं को सीखता है। ठीक है, और एक होता है जहाँ पर वो कला सीखता है, स्किल सीखता है। ठीक है, मनोगत्यात्मक जिसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब शिक्षण की प्रक्रिया में व्यक्ति आता है तो उसका सभी क्षेत्र से उसका क्या होता है? विकास होता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया? शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अधिगम के लिए प्रेरित करना। शिक्षण की प्रक्रिया
शिक्षण की प्रक्रिया में क्या होता है, जो शिक्षार्थी होता है ना, उसको सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, लर्निंग के लिए उसको क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है ना? मतलब कैसे सीखना। स्टूडेंट जो है स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है और वो शिक्षक के सानिध्य में सीखता है, नई नई चीजें जानता है। जब वो जानने लगता है तो उसमें और जानने की इच्छा पनपने लगती है, जागृत हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कैसा है, ये शिक्षा की प्रक्रिया अधिगम के लिए प्रेरित करता है, सीखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, केवल शिक्षक ही उसको स्टूडेंट को सिखाता ही नहीं है, उसको सीखने के लिए प्रेरित भी करता है। वो विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्तरों में स्वयं से भी चीजों को जानने समझने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर उसके विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण है। शिक्षण की प्रक्रिया जो है उसमें कई क्रियाएं जो है उसके अंदर में सम्मिलित है, नहीं है ना। योजना का निर्माण करना, है ना, प्रस्तुतिकरण, व्याख्या करना, मूल्यांकन करना, है ना, अलग अलग स्तरों पे अलग अलग उसमें उद्देश्य के आधार पर अलग अलग क्रियाएं उसमें करनी होती है या होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला गया है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण है। ठीक है, जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस, सामाजिक क्रिया है ये, सामाजिकरण की क्रिया। साथ ही साथ स्वयं अपने आप में शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, समाज में कई प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं, है ना, तो उसी में एक गतिविधि क्या है, ये शिक्षण की भी गतिविधि है। ठीक है, तो ये क्या है, जटिल सामाजिक प्रक्रिया कह सकते हैं इसमें। शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है, पढ़ा रहा है टीचर, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए, है ना। टीचिंग करता है तो उसको प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन आप लोग कर रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, फ्री में क्लास चल रही है, तो मैंने पहले भी कहा कि फ्री कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ का मूल्य चुकाना पड़ता है। तो जो दोस्त ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोग के लिए भी है कि बिल्कुल अगर अच्छा लग रहा है आपको ये क्लास तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे और भी लोगों को मदद मिलेगी इस विषय को जानने के लिए, इस विषय को सीखने के लिए। शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है ना। शिक्षक को एक तो बच्चों को या स्टूडेंट को सीख भी देता है, नॉलेज ज्ञान भी देता है, साथ ही साथ उसका इस प्रक्रिया में क्या चलता है, जीवन यापन भी चलता है। इसलिए हम शिक्षण को एक व्यावसायिक क्रिया के रूप में भी जान सकते हैं। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, कला क्या होता है, कला व्यक्ति सीखता है। ठीक है, और विज्ञान जो है एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या बोला जाए उसको, कि कोई भी गतिविधि होना या कोई भी कार्य होना है तो उसके लिए एक निश्चित अगर प्रक्रिया से चलते हैं, निश्चित प्रक्रिया से गुजरते हैं, निश्चित नियमों और सिद्धांतों पर हम चलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो विज्ञान कहलाता है। तो शिक्षण जो कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, कला किस रूप में है, जैसे हर कोई शिक्षक नहीं बन सकता है, हर कोई टीचिंग का कार्य नहीं कर सकता है। टीचिंग के कार्य के लिए बोलने की उसमें निपुणता चाहिए, ठीक है, समझाने की क्षमता चाहिए। तो ये चीजें व्यक्ति जो है उसको डेवलप करता है ना, कला के रूप में। दूसरा होता है विज्ञान भी है, क्योंकि अपन टीचिंग कर रहे हैं केवल उसमें कला योग्यता ही नहीं है, उसमें इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, निश्चित प्रोसीजर है। उस प्रक्रिया को, उस नियमों में चलकर हम क्या करते हैं, शिक्षण करते हैं। ठीक है, तो शिक्षण जो कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, शिक्षण में संप्रेषण कौशल की प्रधानता होती है। स्वाभाविक रूप से जब हम शिक्षण को देखते हैं तो उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में क्या होता है, संप्रेषण होता है। ठीक है, अगर प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा, है ना, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो शिक्षण की प्रक्रिया वहां पर क्या हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी। ठीक है, या स्पष्ट नहीं हो पाएगी, या जिस उद्देश्य से शिक्षण किया जा रहा है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो शिक्षण में संप्रेषण कौशल जो है क्या होता है, प्रधान होता है। बिना संप्रेषण कौशल के शिक्षण की प्रक्रिया की हम कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं या मूल अपेक्षाएं क्या क्या होती हैं, है ना? अगर हम शिक्षण की बात कर रहे हैं तो उसमें अच्छा शिक्षण हो रहा है, शिक्षण की प्रक्रिया अच्छे से पूर्ण हुई या नहीं, या उसके होने के लिए क्या चीज आवश्यक होगा, इन चीजों को हम क्या बोलेंगे, इसकी आवश्यकताएं या इसकी मूल अपेक्षाएं। पहला है शिक्षक, इसमें 3 चीज रहेगा शिक्षण की प्रक्रिया में। मूल रूप से शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। पिछले उसमें देखेंगे
है ना। पिछले स्लाइड में हमने देखा दो ध्रुवी है करके बताया था, शिक्षक और शिक्षार्थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या मान के चल रहे हैं कि ये त्रिध्रुवी है, ठीक है। तीन चीज इसमें आवश्यक रूप से अपने को देखने के लिए मिलेगा अगर विशेषकर हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षण जो है देखें तो शिक्षण के प्रकार में औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, है ना, और क्या कहते हैं निरौपचारिक शिक्षण। तो जो औपचारिक शिक्षण है उसमें ये तीन चीज जो है अभी वर्तमान में अपने को अवश्य रूप से दिखेगा, इसके बिना प्रभावी रूप से शिक्षण का कार्य नहीं हो सकता, है ना। शिक्षक जो है यहाँ पर स्वतंत्र चल होता है, ठीक है, स्वतंत्र होता है। वो शिक्षक स्वतंत्र है किसी भी पद्धति से पढ़ाने के लिए, है ना, किसी भी शैली से संप्रेषण करने के लिए, है ना, किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक क्या है, स्वतंत्र है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शिक्षक को स्वतंत्र। दूसरा आता है विद्यार्थी। बिना शिक्षक और बिना विद्यार्थी के हम शिक्षण की प्रक्रिया को नहीं कह सकते कि ये शिक्षण है करने। शिक्षण की प्रक्रिया में दो चीजें जुड़ी हुई है ना, शिक्षण और अधिगम, है ना। सिखाना है वो हो रहा है तो उसको सीखने वाला भी चाहिए, मतलब दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है। तो सिखाने वाला कौन है, शिक्षक, और सीखने वाला कौन है, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, है। तो विद्यार्थी जो है वो कैसा रहता है, आस्तिक या परतंत्र होता है, ठीक है, मतलब इस पर शिक्षक पर निर्भर होता है वहां पर विद्यार्थी जो है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, परतंत्र या निर्भर चर या आस्तिक चर, ठीक है। पाठ्यक्रम ये हस्तक्षेप चर है, दो चर है यहाँ पर या दो व्यक्ति है, उसके बीच में जो भी गतिविधि होगी शिक्षण की, अधिगम की, उसको नियंत्रित कौन करेगा, पाठ्यक्रम। आप अध्ययन करते हैं, आपको टीचर पढ़ाते हैं तो वो एक निश्चित पाठ्यक्रम पे ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। उस पाठ्यक्रम के द्वारा जो है उसके बीच में और भी कई पाठ्येतर गतिविधियों या पाठ्येतर विषय वस्तुओं को आपको प्रस्तुत किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना मेन लाइन क्या रहेगा, वो अपना करिकुलम या जो हम सिलेबस जिसको बोलते हैं वो रहेगा, ठीक है। तो ये हस्तक्षेप के रूप में यहाँ पर इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। इन तीनों के अभाव में उत्तम शिक्षण प्रणाली का विकास असंभव है। अगला देखते हैं, शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन के लिए होती है, ठीक है। शिक्षण का एक प्रकार से उद्देश्य भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर शिक्षण का कार्य हो रहा है ना, तो प्रभावी रूप से या सही ढंग से शिक्षण हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन से। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाता है तो वो नेशनल एंथम सीख करके आता है, ठीक है, घर में गुनगुनाने लगता है जन गण मन, ठीक है, वंदे मातरम। तो वो क्या हुआ, उसके व्यवहार में क्या हुआ, परिवर्तन, मतलब शिक्षण की प्रक्रिया वहां पर क्या हुआ, सफल हुआ है या फिर प्रभावी रूप से पूर्ण हुआ है, ठीक है। तो व्यवहार में परिवर्तन होता है इससे। शिक्षण प्रक्रिया का आधारभूत केंद्र बिंदु अधिगम है ना, इसीलिए मैंने कहा है ना कि शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें दोनों चीज जुड़ा हुआ है, शिक्षण और अधिगम, ठीक है। बिना शिक्षार्थी के शिक्षक या बिना शिक्षक के शिक्षार्थी, है ना, तो वैसे बिना सिखाने के सीखने का कोई उसमें औचित्य नहीं रह जाएगा, या बिना सीखने के सिखाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो शिक्षण की प्रक्रिया किस पर आधारित है, उसका आधार बिंदु कौन है, केंद्र बिंदु अधिगम, ठीक है। शिक्षण की आवश्यकता छात्रों को वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने के लिए होती है। शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है तो कोई ना कोई उसमें नॉलेज आपको दिया जाएगा, कोई ना कोई कौशल या स्किल आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो है या दोनों में से कोई एक उसमें होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बिना शिक्षण होगा क्या, भाई शिक्षण जो है विद्यार्थी को कुछ सिखा रहा है तो उसमें क्या सिखाएगा, क्या चीज की जानकारी देगा, कोई ना कोई उसमें ज्ञान ही बताएगा, किसी विषय वस्तु के बारे में ही बताएगा या कुछ करना सिखाएगा, ठीक है। तो वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने के लिए होती है, ये आवश्यक है शिक्षण की प्रक्रिया में। शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व शिक्षक होता है जो ज्ञान का परिमार्जन करता है। अब ये पूरा देख रहे हैं इसमें, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, बिना शिक्षक के शिक्षण कार्य नहीं हो सकता, ठीक है। आप अगर अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हो तो वहां पर भी कोई ना कोई सिखाने वाला होता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित होता है, उसका ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो शिक्षक जो है शिक्षण के लिए एक आवश्यक तत्व है। शिक्षण ज्ञान, बोध तथा संकल्प शक्ति द्वारा ही संभव है, ठीक है। ज्ञान, नॉलेज होना जरूरी है शिक्षण के लिए, बिना नॉलेज के शिक्षण का कार्य होगा क्या, नहीं होगा। शिक्षक को जो है उसको ज्ञान रहेगा, उसी चीज को तो दूसरे को ट्रांसफर करेगा स्टूडेंट को, ठीक है। बोध, समझ होना चाहिए, ठीक है। शिक्षण की प्रक्रिया में देखें तो इसमें अपना
कौन सा स्तर था, स्मृति स्तर, फिर उसका बोध का स्तर। तो बोध का भाव होना या समझ होना है ना, ये भी महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। बिना इसके भी हम अच्छा शिक्षण नहीं कह सकते कि अच्छा शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। संकल्प शक्ति का होना, संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति कह सकते हैं, विलिंगनेस, जानने की इच्छा या कुछ बनने की इच्छा या कुछ करने की इच्छा होगा तभी व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखेगा, ग्रहण करेगा। अगर वो संकल्प शक्ति ही नहीं रहेगा तो शिक्षण वहां पर हो पाएगा। तो ये भी क्या है, महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। शिक्षण प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच नवीन संबंध स्थापित करती है। प्रेरक, प्रेरक क्या होता है? जो पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आप उदाहरण के लिए समझे, आप जो है बाजार में गए, ठीक है, और वहां पर जो है क्या बोलते हैं, चाट गुपचुप का ठेला लगा है। तो चाट गुपचुप का ठेला लगा है तो वहां से उसकी खुशबू भी आएगी, और खुशबू आती है तो फिर आपके क्या होने लगा, आपको भूख लगने लगी या मुंह में पानी आने लगा और खाने की इच्छा जागृत होगी, ठीक है। तो वो क्या हुआ वहां पर, वो प्रेरणा का काम किया आपको खाने की, भले वो नहीं खा लेकिन कुछ ना कुछ खाने का आपको मन कर ही जाए, खा ले। तो इसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में या फिर हम अपने आसपास अपने जीवन में देखते हैं तो कई चीजें जो है हमें कुछ करने के लिए, है ना, या पाने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। और प्रेरक जब रहता है तो वो जो मुंह में पानी आया वो क्या हो गया, वो प्रतिक्रिया, ठीक है। भूख लगी हो क्या हो गया, प्रतिक्रिया, ठीक है। आपने बढ़िया सा कुछ एकदम मस्त बाइक देखा, ठीक है, मन में इच्छा हुई कि वो बाइक मेरे को ही चाहिए, मेरे को लेना है। तो मन में जो इच्छा जागृत हुई वो क्या हुई, उसको देखने से प्रतिक्रिया जागृत हुई, वो प्रेरक था और आपके अंदर प्रतिक्रिया, ठीक है। तो जब शिक्षण के क्षेत्र में देखते हैं तो इसी प्रकार से प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच जो है ये संबंध स्थापित करने का कार्य करता है ना। एक कलेक्टर को देख करके या एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी को देख करके, है ना, लगता है कि हमको भी बनना चाहिए करके, ठीक है। तो वहां पर वो प्रेरक हो गया और आपके अंदर जो भाव जागृत हुआ वो प्रतिक्रिया हो गई, है ना। आप कैसे बनोगे, पढ़ेंगे, ठीक है, नॉलेज गेन करेंगे, ठीक। तो ये जो नॉलेज गेन कर रहे हैं यही क्या होगा, उस प्रतिक्रिया और उस प्रेरक के बीच में संबंध स्थापित करने का, ठीक है। तो ये चीज प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच नवीन संबंध स्थापित करने का काम करता है कौन, शिक्षण। शिक्षण कौशल, शिक्षण वातावरण, संस्थागत अवसंरचना, ये भी शिक्षण के लिए क्या है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ठीक है। शिक्षण कौशल अगर शिक्षक में नहीं होगा तो अच्छा शिक्षण हो पाएगा क्या? शिक्षण का वातावरण, आप जहां पर भी अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, वहां पर अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, ठीक है, बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, ठीक है, पठन पाठन के लिए आपको सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। ये सभी चीज शिक्षण वातावरण के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो एक शिक्षण वातावरण का भी यहाँ पर उपलब्धता अनिवार्य है। संस्थागत अवसंरचना, संस्थागत अवसंरचना मतलब उसमें जो अपना भौतिक संरचनाएं हैं, ठीक है, बिल्डिंग, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, संस्थागत अवसंरचना में, है ना। वातावरण में सभी चीज आ जाएगा, जैसे आपके सहपाठी, है ना, शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध, है ना, ये सब चीज शिक्षण वातावरण में आ जाएगा, है ना। और जो भौतिक जो वस्तुएं अपने दिखेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, संस्थागत अवसंरचना, या इसको इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना भी कह सकते हैं। शिक्षण की क्रिया सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करने में भी सहायक होती है, ठीक है। सीखने की परिस्थिति, विद्यार्थी स्कूल जाता है तो घर में भी पढ़ सकता है, स्वयं से भी अध्ययन कर सकता है, लेकिन उसको वो माहौल या वो परिस्थिति वहां पर नहीं मिल पाएगी, ठीक। इससे क्या होता है, वो औपचारिक रूप से किसी संस्था में प्रवेश लेता है, ठीक है। तो ये जो है सीखने की परिस्थितियां जो है इसमें शिक्षण की प्रक्रिया में आवश्यक तत्व की भूमिका निभाता है ना। आप स्कूल आते हो तो माहौल रहता है ना, अगर कोई तैयारी करना है तो यहाँ से चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी हो या किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी हो, तो व्यक्ति घर में नहीं हो रहता है, वो कहाँ चला जाता है, वो बाहर चला जाता है जहाँ उस चीज़ का अच्छा शिक्षण हो। जैसे हमारे क्षेत्र में देखते हैं यहाँ पर या तो बिलासपुर चले जाएंगे पीएससी की तैयारी करेंगे तो, या फिर रायपुर चले जाएंगे, है ना, या अगर जिसको और अच्छे से सेंट्रल लेवल पे किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो दिल्ली चले जाएंगे, है ना, कोटा जाते हैं लोग कोचिंग करने के लिए। तो वो क्यों वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर उनको क्या मिल रहा है, सीखने की परिस्थितियाँ अनुकूल मिल रही है, ठीक है। तो सीखने की परिस्थितियाँ अगर अनुकूल होंगी तो ही प्रभावी रूप से शिक्षण हो सकता है। शिक्षण विद्यार्थी में संगठन क्षमता तथा व्यवहारिक गुणों का विकास करता है, जो अपने अलावा सामाजिक विकास में योगदान करता है। मतलब ये
शिक्षण की जो गतिविधि होगी, प्रक्रिया होगी, उसमें व्यक्ति में कई गुण का निर्माण होगा। उसमें संगठन क्षमता और व्यवहारिक गुण जो है ये भी अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। व्यक्ति जो है जब शिक्षित हो जाता है तो वो चीजों को संगठित करना, है ना, जोड़ना, है ना, प्रबंधन करना, ये चीज सीख जाता है। कैसे आपके पास अगर पैसे हैं, ठीक है, उस पैसे को खर्च कैसे करना है, कहाँ करना है, अपने कपड़े पे करना है कि अपने मेकअप पे करना है, या फिर खाना पीना है, या बुक्स ले रहे हैं, है ना। ये चीजें आप शिक्षण प्राप्त करने के बाद बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को दे दिया जाए तो वो सीधा कहा जाएगा दुकान, ठीक है, चॉकलेट, ठीक है। तो शिक्षा की प्रक्रिया में संगठन क्षमता का विकास होता है, कैसे किसी चीज को प्रबंधन करना है ना। जो व्यवहारिक गुण होते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक गुण होना आवश्यक है, ठीक है। बी प्रैक्टिकल बोलते हैं ना, ठीक है, मतलब आप आदर्श में ही मत जियो, ठीक है, आप धरातल में रहो, है ना। जो चीजें आप समझते हैं, आपने समझ का प्रयोग करो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो वो क्या होता है, व्यवहारिक गुण होता है ना, व्यवहार में लाना हो जाता है चीजों को। तो इस प्रकार से वो सामाजिक विकास में भी क्या करता है, योगदान देता है। ये जो गुण है, शिक्षण विद्यार्थियों की कमजोरियों को भी दूर करने एवं पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों में क्या कमी है ना, उसको याद करने में परेशानी हो रही है, या किसी विषय वस्तु को समझने में परेशानी हो रही है, उसकी जो कमजोरियां हैं उसको क्या करता है, शिक्षा दूर करता है, ठीक है। आप लोग की कमजोरियों को दूर करते हैं कि नहीं टीचर? आपको कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसको आप टीचर से डिस्कस करते हो, और जो नहीं करता होगा उसका नहीं होता है। तो टीचर से जुड़े रहना चाहिए, अपने जो भी शंका समाधान है ना, उसको पूछना चाहिए। और कई परिस्थिति में जब खासकर मध्यम स्तर के या निम्न स्तर के जो स्टूडेंट रहता है, शिक्षार्थी रहता है, वहाँ पर शिक्षक ही उस पर ध्यान देता है स्टूडेंट पर, है ना, और उसमें क्या कमियां हैं उसको ढूंढने का प्रयास करता है और उसको दूर भी करता है। शिक्षण विद्यार्थियों को ज्ञान देने के साथ साथ उनके संवेगों को प्रशिक्षित करता है, जो सामाजिक समावेशन में सहायक होता है। संवेगों मतलब भावनाओं, ठीक है, भावनाओं को भी प्रशिक्षित करता है। भावनात्मक स्तर पर भी शिक्षण होता है, करके देखे थे भावात्मक शिक्षण, भावात्मक ज्ञान का क्षेत्र। तो वो जो है संवेगों को प्रशिक्षित करने का कार्य शिक्षण की प्रक्रिया में हो जाता है। अब कुछ शैक्षणिक सिद्धांत देखेंगे, टीचिंग प्रिंसिपल। सिद्धांत की जब बात करते हैं तो हर चीज का कोई ना कोई सिद्धांत होता है, बिना सिद्धांत के कुछ नहीं होता है ना। आप सामान्य जीवन में भी किसी न किसी सिद्धांत को लागू करते हैं अपने जीवन में, ठीक है। किससे दोस्ती करना है, किससे नहीं करना है, ठीक है। हर किसी से दोस्ती नहीं हो जाती है, और हर व्यक्ति के साथ नहीं हो जाती है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आपका मित्र जो है ये है ना, इसका मित्र वो है, लेकिन वो आपका मित्र नहीं है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी या आपकी समझ या आपका जो जिस प्रिंसिपल को आप फॉलो कर रहे हैं, है ना, वो इनका नहीं है या उनका नहीं है, ठीक है। तो जीवन के हर क्षेत्र में हम किसी न किसी सिद्धांत को लागू करते हैं। तो उसमें से हम देखते हैं कि शैक्षणिक स्तर पर भी या शिक्षा की प्रक्रिया में भी कुछ सिद्धांत हम देखेंगे, है ना। इसको दो वर्गों में रखा जा सकता है, सामान्य सिद्धांत जनरल प्रिंसिपल्स, और दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। सामान्य सिद्धांत में पहला है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। रुचि का सिद्धांत वर्तमान समय में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। बिना इंटरेस्ट के, बिना रुचि के शिक्षण की प्रक्रिया अच्छी तरीके से नहीं हो सकती। अगर पहले आप देखें तो पहले चीजों को रटवाने में, है ना, जबरदस्ती उसको याद कराने में, है ना, या नियमों में बंद करके रहने में, इसके लिए बाध्य किया जाता था स्टूडेंट को। वो होता था ना, स्कूल नहीं जा रहा है कोई तो उसको पकड़ के ले आया स्कूल, उसके सहपाठियों को बोल दिया टीचर ने लाओ उसको बुला के लाओ, पकड़ के लाओ घर से, है ना। उसको पढ़ने का मन नहीं है, स्कूल जाने की इच्छा नहीं है, फिर भी उसको खींच के ला रहे हैं, 4 जने 2 जने हाथ को पकड़े, 2 जने पैर को पकड़े, है ना। तो ये जो था उसमें बाध्यता थी, ठीक है, एक नियमबद्धता था, है ना, वहां पर आदेशात्मकता थी। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, शिक्षण रुचि का विषय हो गया। यहाँ पर ज्यादा शिक्षण को ऐसे डिलीवर करने का प्रयास किया जाता है कि छात्र है, शिक्षार्थी जो है स्वयं उसको इंटरेस्ट ले और स्वयं उसमें उसको जानने या उसको ग्रहण करने की इच्छा जागृत हो जाए, ठीक है। इसे कहते हैं रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। क्रिया का सिद्धांत, क्लास में आप पढ़ रहे हैं, है ना, अगर आप केवल सुनते रहोगे, कोई एक्टिविटी नहीं करोगे, ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पढ़ाई बोझिल हो जाएगी। उसको पूरी तरह से आप या तो समझ पाओगे या नहीं पाओगे,
या फिर वो आपके एक कान से सुने दूसरे कान से निकल गया। तो इसलिए ये जो है क्रिया, कोई ना कोई क्रिया एक्टिविटी जो क्लास में होती रहनी चाहिए, है ना। विद्यार्थी से टीचर को फीडबैक लेते रहना चाहिए बीच बीच में, है ना, या उनको एक्टिव रखना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, क्रिया का सिद्धांत। दूसरा प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थी को वो मोटिवेट रखे, तब तो वो सीखने के लिए क्या रहेगा, वो उत्सुक रहेगा, ठीक है, सीखना चाहेगा। बिना मोटिवेशन के कोई भी काम नहीं होता है। प्रेरणा चाहिए, बिना प्रेरणा के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। आप स्कूल आ रहे हैं तो स्कूल आने के पीछे, कॉलेज आने के पीछे भी आपकी कोई ना कोई प्रेरणा काम कर रही है, ठीक है। प्रेरणा का सिद्धांत। फिर आता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनेड एम, है ना। कोई ना कोई लक्ष्य होता है ना, शिक्षण के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के शिक्षण ये भी अधूरा है। आप अभी एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो आगे भविष्य में आपको क्या करना है ना, या इस अध्ययन को करने से आप क्या चीज को प्राप्त करोगे, है ना, ये चीज की जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको इसमें उद्देश्य जो है वो निश्चित होना चाहिए। जीवन की संबद्धता का सिद्धांत, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो जीवन से, मतलब हमारी सामान्य जीवन से या हमारा जो जिस दिनचर्या से वो क्या रहना चाहिए, मिलना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। जब शिक्षार्थी शिक्षा अर्जन करता है तो शिक्षक उसको कोई अगर सिद्धांत बता रहे हैं, है ना, कोई ज्ञान की बात बता रहे हैं, तो वो उस शिक्षार्थी के जीवन से अगर जुड़ा हुआ है तो वो अच्छे से उसको ग्रहण करेगा। लेकिन अगर उससे कोई लेना देना नहीं है ना, अभी अगर आपको किसी दूसरे देश के निवासियों के बारे में बताऊं, है ना, या किसी उदाहरण में अगर किसी और जगह के बारे में बताऊं, तो आपको ज्यादा उससे अपने आपको रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको आपके आसपास से, है ना, इस क्षेत्र के लोगों के बारे में, है ना, उनके जीवन के बारे में, या आपके आसपास जो घटने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में अगर बताया जाए, तो वो चीजें आपके लिए ज्यादा क्या रहेगा, उपयोगी भी रहेगा, है ना, और उसको आप ज्यादा अच्छे से ग्रहण भी कर पाओगे, है ना, सीख भी पाओगे। नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। शिक्षण की प्रक्रिया में टीचर को प्लान्ड वे पे चलना चाहिए। अगर वो पढ़ा रहा है तो उसके लिए निश्चित पाठ्यक्रम जो है पहले से निर्धारित होना चाहिए, है ना। उसको जो कक्षाएं लेने वाला है तो किस कक्षा में कौन कौन सा विषय वस्तु को उसको प्रस्तुत करना है, किस पद्धति से उसको शिक्षण का कार्य करना है ना, ये चीज पहले से जो है वो क्या रहना चाहिए, नियोजित रहना चाहिए, ठीक है, तभी प्रभावी रूप से शिक्षण हो सकता है। चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। शिक्षण की प्रक्रिया में चयन का होना भी, आप जैसे कक्षा 10वीं से आप 11वीं में गए, वहाँ विषय का आपने चयन किया, क्या विषय पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप यहाँ फिर उसको लेकर के आगे बढ़े, जब आप 12वीं से निकले तो भी आपके पास वहाँ पर चयन के लिए आपके पास अवसर था कि आप कौन से स्ट्रीम में और आगे बढ़ सकते हैं, कौन से विषय को लेना है, कौन से विषय को, है ना। यूजी हो गया, फिर उसके जब पीजी में आए तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन था, ठीक है। तो ये जो है चयन का सिद्धांत जो है शिक्षण की प्रक्रिया में होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है कि इस दुनिया में कोई भी एक समान नहीं है, एक बराबर नहीं है ना। शिक्षार्थियों की भी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, ठीक है, और अलग अलग जो है बुद्धि लब्धि का स्तर सबका होता है। ये चीज को अगर लेकर के चला जाए तभी प्रभावी रूप से शिक्षण हो सकता है। अगर सबको एक लेवल में बराबर मान लिया जाए, ठीक है, सबकी बौद्धिक क्षमता एक बराबर है ऐसा मान लिया जाए, सबकी जो क्या कहते हैं पृष्ठभूमि है, ठीक है, चाहे वो आर्थिक पृष्ठभूमि हो या सामाजिक पृष्ठभूमि हो, वो अगर एक जैसा है ऐसा मान लिया जाए और इस पर इस सोच के साथ अगर शिक्षण का कार्य किया जाए तो सबके लिए फायदेमंद नहीं होगा। जो उसमें फिट बैठेगा उन परिस्थितियों में उसके लिए वो ठीक रहेगा, और जो नहीं फिट बैठेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। बुद्धि लब्धि का स्तर, है ना, कोई जो है जल्दी अच्छे से फास्ट लर्नर है, अच्छे से जल्दी समझ जाता है थोड़ी सी बातों में, है ना, और एक जो है वो थोड़ा देर से समझता है। दोनों का क्या हो गया, भिन्नता हो गया, दोनों का स्तर अलग अलग हो गया। अब टीचर क्या किया कि वो जो है एकदम थोड़ा सा समझाया और चला गया, आगे बढ़ गया, तो वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि सबका स्तर अलग अलग है और सब को ले करके समाहित करके उसमें चलना है। अगर एकदम लो लेवल का लर्नर है, स्लो लर्नर है, तो और उसमें कुछ अपने फास्ट लर्नर भी है ना, जल्दी सीखने वाले भी बच्चे हैं, तो वो स्लो लर्नर को ही लेकर के चलेंगे तो इनका जो फास्ट लर्नर है उनका क्या हो जाएगा, उनको नुकसान हो जाएगा। तो दोनों को क्या करना है, वहाँ पर समायोजित करके चलना है ना, दोनों को बैलेंस करके चलना है ना। और ये जो है कब हो पाएगा, जब भिन्नताओं को समझेगा शिक्षण। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत,
प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक बिहेवियर। शिक्षण का जो माहौल है कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ क्लास चल रहा है, आपको कोई स्वतंत्रता नहीं, जब तक मैं क्लास लूंगा कोई एक सवाल नहीं पूछेगा, ऐसा बोल दिया जाए क्लास से पहले। ठीक है, तो अच्छा शिक्षण हो पाएगा। भाई आपके मन में कोई क्वेश्चन आ गया और आपने पूछ ही नहीं पाए, तो फिर वो कंफ्यूजन तो बना ही रह गया ना, शिक्षण अच्छा हो पाएगा। तो कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। मतलब आपको स्टूडेंट को पूछने, प्रश्न पूछने, है ना, क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करने की यहाँ स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने विचार व्यक्त करने की वहाँ पर स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इसको क्या बोला गया? लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। संशोधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट। ठीक है, जो भी ज्ञान आपको दिया जा रहा है या जो भी ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, है ना, उसमें सदैव निरंतर संशोधन होते रहना चाहिए। आज जो चीज आप पढ़े या फिर मैंने जो पढ़ाया केवल उसको ही आप यथास्थिति मान लें कि यही ब्रह्मवाणी है और यही सत्य है, इसके अलावा कोई दुनिया में दूसरा चीज है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें संशोधन होना चाहिए। आप यहाँ क्लास अटेंड किए, है ना, यहाँ से नोट्स बना के ले गए और जितनी चीजें बताएं उसके अलावा भी चीजें आप अगर अध्ययन करते हैं तो आपको और भी कई चीजें, नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये कहलाता है संशोधन का सिद्धांत। शिक्षण की प्रक्रिया में ये चीजें होना आवश्यक है। अगला आता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, है ना। मनोविज्ञान के स्तर पर भी कुछ सिद्धांत जो है शिक्षण की प्रक्रिया में कार्य करते हैं। पहला अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, पहले भी इसमें चर्चा की है ना। अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है। ठीक है, अभिप्रेरणा या तो स्वाभिप्रेरण के रूप में हो सकता है, आप शिक्षा अर्जन कर रहे हैं तो उसके लिए जब आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, है ना, प्रेरित नहीं रहेंगे, आप में प्रेरणा का अभाव रहेगा तो आप अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। टीचर को भी मोटिवेशन देना चाहिए बीच बीच में स्टूडेंट को। ठीक है, कोई टीचर्स देते हैं, नहीं देते हैं? देते हैं ना, तो अच्छा शिक्षण हो रहा है मतलब आपका। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत, है ना, मन अगर मोटिवेटेड रहता है आदमी तो ज्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाता है। मनोरंजन का सिद्धांत, बहुत टाइम से जो कि हम लोग नहीं किए हैं। मनोरंजन होते रहना चाहिए क्लासरूम में। ठीक है, बिना मनोरंजन के जो है विषय वस्तु वो जो हो जाता है बोझिल हो जाता है या फिर वो माहौल जो है वो स्लो हो जाता है, लर्निंग की प्रक्रिया क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। लेकिन कुछ क्लास का माहौल हल्का रहता है, जब थोड़ा कुछ हंसी मजाक या फिर कुछ इंटरटेनमेंट होते रहता है तो, है ना, तो ये होता है मनोरंजन का सिद्धांत। अगर क्लास में मनोरंजन की प्रक्रिया भी चल रही है, साथ साथ आप इंटरटेनमेंट हो रहा है और आप शिक्षण भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज जब साथ साथ चलता है तो उसका प्रभाव जो है ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, ज्यादा प्रभावी शिक्षण हो पाता है। प्रबलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, प्रबलन, है ना, मतलब सुदृढ़ीकरण। आप जो चीज अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, वो अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं सुदृढ़ीकरण या इन्फोर्समेंट। आप पढ़ रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, वहां पर अच्छा से शिक्षण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, है ना। तो शिक्षक जो है उसको चाहिए कि वो स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाए कि वो क्या हो जाए, उसके दिमाग में छप जाए। ठीक है, अभ्यास का सिद्धांत बोलते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात की सिर पर पड़त निशान। मतलब शिक्षण में ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अभ्यास करते करते जो है बहुत, मतलब किसी भी चीज को आप सीख रहे हैं, जब तक उसको अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास मतलब रिपीटिशन उसका नहीं करेंगे, उसको आप स्वयं से उसको करने का प्रयास नहीं करेंगे, है ना, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, तो वो आप सीखे फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, तो अभ्यास का सिद्धांत कहता है कि आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, जो भी चीज आप सीखे हैं उसको बार बार उसका पुनरावृत्ति करना है। सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। सहानुभूति टीचर को स्टूडेंट के साथ होनी चाहिए, है ना। अगर सहानुभूति नहीं रहेगा, है ना, तो वहां पर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जुड़ाव नहीं हो पाएगा। विद्यार्थी लेट से आता है, मान लो किसी कारण से, टीचर उसको डांट फटकार देता है बहुत ज्यादा, उसका सुनता भी नहीं। ठीक है, तो वो शिक्षक, उसके मन में शिक्षक के प्रति क्या आ जाएगा, गैर भाव टाइप से आ जाएगा। ठीक है, उसके विपरीत सोच का हो जाएगा और शिक्षक कुछ भी बोलेगा तो उसको सुनेगा। ऐसा कहते हैं आप लोग, टीचर डांट देता है। तो सहानुभूति जो है होनी चाहिए भाई। अगर शिक्षक शिक्षार्थी की पृष्ठभूमि से अगर अपरिचित रहेगा, है ना, तो वो उसमें सहानुभूति भी जागृत नहीं होगा और वो क्या है, कैसा है, किस परिस्थिति से गुजर रहा है उसको नहीं समझ पाएगा। तो वहाँ पर उसको जो भी पढ़ाएगा या जो भी चीज उसको ज्ञान की बातें बताएगा, वो विद्यार्थी उसको सही तरीके से कैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा सहयोग का सिद्धांत। सहयोग
शिक्षक को सहयोगी के रूप में होना चाहिए, है ना। अगर विद्यार्थी जो है, किसी कोई एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी जो है विषय वस्तु को समझ नहीं पाया, है ना, क्लास में अगर अच्छे से उसको क्लियर नहीं हुआ है ना, और वो टीचर के पास जाता है, तो टीचर अगर उसको समझा रहा है ना, उसको बता रहा है पर्सनल में भी अगर कुछ उसका हेल्प कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सहयोग, है ना। आपस में विद्यार्थी या शिक्षार्थी, दो सहपाठी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक है। तो प्रभावी शिक्षण के लिए सहानुभूति और सहयोग जो है वो आवश्यक होता है। ये होता है सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति के प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। विद्यार्थी जो है जब तक उसको ऐसे अवसर नहीं मिलेंगे तब तक उसका बौद्धिक विकास या मानसिक विकास नहीं होगा। कैसे अवसर, क्रिएटिविटी के अवसर, उसको सेल्फ एक्सप्रेशन के अवसर, उसको अभिव्यक्त, अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर। क्लास में आपको क्वेश्चन करने के लिए अगर अवसर मिल रहा है तो क्या है, आत्म अभिव्यक्ति है, ठीक है। आपको अगर यहाँ सामने बोला जाए कि आप सामने आकर के उस विषय के बारे में थोड़ा बताइए, या उसको पुनरावृत्ति कीजिए, है ना, फिर से उसको एक बार रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, है ना, या आपको कुछ लिखने के लिए दे दिया गया और बोला गया कि अपने विचार इसमें व्यक्त कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। आप अपना सोच करके उसमें नया चीज अगर रख रहे हैं तो रचनात्मकता के अंदर आ जाएगा, ठीक है। होता है ना, आप लोग को बोला जाता है कि कोई एक टॉपिक दे दिया गया, उसको बोलते हैं कि आप इसको बना के लाओ, या कुछ प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, तो वहाँ पर आपका क्या क्या अवसर मिल रहा है, तो आपकी रचनात्मकता प्रदर्शित करने की अवसर मिल रहा है। तो अच्छे शिक्षण में ये चीज का होना आवश्यक है ना। इसलिए ये सिद्धांत काम करता है रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति के प्रोत्साहन का सिद्धांत। अगला आता है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक, उपचार करना, है ना, मतलब शिक्षण में शिक्षक जो है अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें कई प्रकार की कमियां हो सकती हैं, और जब उन कमियों को दूर करता है, दूर करते हुए आगे बढ़ता है, तो वो क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, ठीक है। इंद्रियों को प्रशिक्षित करने का सिद्धांत। इंद्रियों को जब आप कोई चीज सीखते हैं तो या दुनिया से या किसी ज्ञान से आप ज्ञान को आप ग्रहण करते हैं, तो कुछ माध्यम होगा, कुछ उसमें साधन होंगे उसके, ठीक है। आपको इस दुनिया में, मतलब बाहरी दुनिया, आप एक आप हो गए, ठीक है। व्हाइट बोर्ड में देखते हैं इसको थोड़ा, ये आप है, ठीक है, और ये आपके आसपास का वातावरण, ठीक है, या पूरी दुनिया, संसार है। आप इस दुनिया से पता चल रहा है, इस दुनिया के बारे में, ये दुनिया अस्तित्व में है या कोई व्यक्ति है, ये आप तक पहुंच कैसे रहे, आपके दिमाग तक पहुंच कैसे रहे, इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है। आंख से आप देख रहे हैं, ठीक है, मतलब पूरी दुनिया आपको दिख रही है, ठीक है। कान से आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्वनि तरंगें जो उत्पन्न हो रही है उनको आपने सुना, मतलब आपके दिमाग को पता चला ना दुनिया में कि ध्वनि नाम का भी कुछ चीज होता है, किसी टकराने से कुछ तरंगें उत्पन्न होती है वायु में, है। जीभ से आप स्वाद का अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही नाक से आप गंध का अनुभव कर रहे हैं। तो ये इंद्रियां जो है, त्वचा से आप स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं, कोई वस्तु सख्त है या वस्तु कोमल है ना, गर्म है, ठंडा है। तो इस प्रकार से इस पूरे संसार का जो अनुभव करते हैं, या आपका मस्तिष्क ये अनुभव करता है ना, ये इन्हीं 5 इंद्रियों के माध्यम से होता है। और जब शिक्षण की प्रक्रिया में आते हैं तो इन सभी, जितना ज्यादा इन इंद्रियों का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य किया जाता है ना, उतना प्रभावी रूप से शिक्षण होता है। जैसे आप अगर केवल सुनोगे तो वो चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी भी, कुछ नहीं रहेंगी, ज्यादा चीज याद नहीं भी रहता है केवल सुनने लगने से। लेकिन आप जब उसको चित्र के रूप में देखते हैं, है ना, प्रोजेक्टर के माध्यम से देखेंगे या ब्लैक बोर्ड के माध्यम से देखेंगे, है ना, या फिर अपना मैप के माध्यम से देखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप जो है, जैसे आपको कहीं घुमाने ले जाते हैं, है ना, टूर में जाते हैं, स्टडी टूर में, ज्योग्राफिकल टूर में, तो वहाँ क्या करते हैं, चीजों को नजदीक से देखते हैं, ठीक है, उसको देख करके समझने का प्रयास करते हैं, उसको छू करके देखते हैं, मतलब क्या हो रहा है, आपका सभी इंद्रियां वहां पर काम कर रही है, ठीक है। तो ये इस रूप में क्या होता है, सभी इंद्रियों का भी क्या होता है, प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन शिक्षण के सूत्र। ये टॉपिक्स क्लियर होते जा रहे हैं ना आपको? ठीक है। ये इसमें से एकदम इसमें से एज इट क्वेश्चन आएगा, जितना आप देख रहे हैं स्लाइड में, ऐसा नहीं है। ये बेसिक चीजें हैं, इनकी समझ अगर आपको रहेगी तो आप इसे, जो इसके अंदर का या इससे जुड़ा हुआ या इसके गहराई का जो क्वेश्चन आएगा उसको आप हल करने के लिए क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इनको जानना आवश्यक है। केवल आप अगर कोई बुक लेते हैं और उसमें या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाते हैं और केवल क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना,
तो रिपीट बहुत कम चांस रहता है ना। 100 में से 0.5% या 1% तक अगर किसी क्वेश्चन को रिपीट किया तो किया, है ना। पहले आज से 10 साल पहले चलता था ट्रेंड कि पिछले 3-4 साल पहले के क्वेश्चन को रिपीट करता था, है ना, या सेट में। लेकिन अब जो है ये ट्रेंड बदल गया है, अब रिपीट नहीं करता है वो क्वेश्चन का, या तो शब्दावली को बदल देगा। शब्दावली पे क्यों मैंने फोकस किया, है ना, संधि समास जो कर रहे थे उस पर क्यों फोकस किया, क्योंकि कुछ शब्द जो है आपको नए भी मिलेंगे, है ना। और हिंदी में तो ऐसा होता ही है, कई शब्द ऐसा है जो आप कभी सुने नहीं रहेंगे, है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा बेसिक जो है नॉलेज अपने को लेकर के चलना है। उसके बाद हम क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं डीप लेवल पे, अभी आज देखेंगे कुछ क्वेश्चन, लेकिन वो क्या है, हल्के स्तर के क्वेश्चन, ठीक है। शिक्षण सूत्र के बारे में देखते हैं। टीचिंग फार्मूला, हर काम को करने के लिए कोई ना कोई फार्मूला होता है, कोई ना कोई ट्रिक होता है ना। तो वैसे शिक्षण के जब सूत्र की बात करते हैं, शिक्षण सूत्र शिक्षण कार्यों के दौरान प्रतिपादित किए जाने वाले ऐसे उपकरण होते हैं जिस पर चलकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुगम, रुचिकर, प्रभावशाली व वैज्ञानिक बन जाती है, ठीक है। शिक्षण कार्य के उत्तम संपादन हेतु शिक्षण सूत्र के ज्ञान की महती आवश्यकता पड़ती है ना? मतलब हमको प्रभावी रूप से अगर शिक्षण करना है तो कुछ हम सूत्र को लेकर के चलेंगे, ठीक है। क्या क्या सूत्र है उसको देखते हैं। सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। टीचिंग कैसा होना चाहिए, सरल से जटिल की ओर। अगर एक ही बार या शुरुआत में अगर जटिल विषय वस्तु को शिक्षक जो है अगर प्रस्तुत कर दे तो स्टूडेंट उसको कैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए पहले क्या करते हैं, सरल, जैसे कि अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी सरल चीजों को देख रहे हैं, मतलब मान के चलो कि अभी और क्या है, धीरे धीरे अभी अपन उतर रहे हैं विषय वस्तु पर, ठीक है। तो शिक्षण का कार्य कैसा होना चाहिए, सरल से जटिल। पहले आसान चीजों को शिक्षार्थी को बताया जाना चाहिए, फिर उसके बाद उस जटिल चीजों को उनको बताना चाहिए, है ना। तभी वो जो है जटिल चीजों को भी आसानी से समझ सकता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है वो चीजें अगर थोड़ा बहुत पहले से आपको पता है, उसके बारे में पहले से ज्ञान है आपको, तो आप प्रभावी रूप से उसको समझ पाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, है ना, और कोई नया चीज एकदम आपको बताया जा रहा है तो वो चीज को आप जल्दी से कैप्चर नहीं कर पाते हैं, है ना। इसमें जो चीजें हम अध्ययन कर रहे हैं, अगर कोई या फर्स्ट क्लास से या शुरुआत से आया है या जो पहले से कुछ पढ़ चुका होगा, इसको सिलेबस को देख चुका होगा, उसके लिए अभी ये टॉपिक जो है ज्यादा जटिल नहीं लगे, कठिन नहीं लगे, है ना। लेकिन जो एकदम फर्स्ट क्लास अभी आएगा, पहला ही दिन है और अभी इस टॉपिक को देखेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये जटिल हो जाएगा, मतलब अज्ञात चीज हो जाएगा, है ना। उसको अच्छे से कैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी टीचिंग की बात आती है, शिक्षण की प्रक्रिया चलती है, तो उसमें प्रयास किया जाता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाए। पहले जाने हुए चीजों पर ही या जाने हुए उदाहरणों को ही वहां पर रखना चाहिए, फिर उसके नए उदाहरणों को या जो शिक्षार्थी के लिए अज्ञात है उन विषय वस्तुओं को रखना चाहिए, ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल मतलब बड़ा, ठीक है ना, जो दिखता है ना, उसको क्या बोला गया है, स्थूल, ठीक है। और सूक्ष्म मतलब जो छोटा है, सूक्ष्म है या नहीं दिखता है, उसको क्या बोला जाता है, सूक्ष्म, है ना। जैसे आपको अगर पढ़ाया जा रहा है ना, और पढ़ाते समय मैप का अध्ययन कराया गया, ठीक है, भारत का पढ़ा रहे हैं, अलग अलग स्टेट के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, और नक्शा में आपने देखा पहले कि यहाँ पर अपना भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, तमिलनाडु यहाँ पर है, गुजरात यहाँ पर है ना, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, मध्य प्रदेश बीच में है, ऐसा करके आपको पहले नक्शे से दिखाया गया, ठीक है। तब पढ़ाया जाएगा आपको वहाँ होने वाले उपज के बारे में, कौन कौन से उपज होते हैं महत्वपूर्ण रूप से, वहाँ के कल्चर के बारे में कि वहाँ किस किस प्रकार के गीत या नृत्य होते हैं, है ना, यहाँ खान पान के बारे में किस किस प्रकार के वहाँ व्यंजन या भोजन पकाए जाते हैं। तो आपको जब ये नक्शा देखते हुए आप उसका अध्ययन करेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक बार नक्शा अगर क्लियर हो जाए तो फिर आपको बिना नक्शे के भी अगर पढ़ाया जाए, है ना, फिर अगर मैं अगर जम्मू कश्मीर के विषय में कुछ बता रहा हूँ, है ना, और नक्शा नहीं है आपके सामने में, तो भी आप अगर पहले से नक्शा देखे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, आप चीजों को कैच कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से पहले स्थूल, फिर उसके बाद अगर स्थूल में सफलता मिल गई तो फिर सूक्ष्म की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, शिक्षण की प्रक्रिया में अनिश्चित से निश्चित की ओर ही जाना होता है ना। पहले जो है विद्यार्थी उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाता है, चीजों के बारे में जानने लगता है, समझने लगता है, फिर उसका लक्ष्य होता है कि मेरे को ये बनना है। बच्चा पैदा होते साथ नहीं बोलते मेरे डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, वो कुछ पढ़ता है, कुछ समझने लायक हो जाता है, चीजों को देख लेता है ना। डॉक्टर क्या काम करते हैं, इंजीनियर क्या काम करते हैं, साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, टीचर क्या काम करता है ना, कैसे काम करता है, इन चीजों को देखने के बाद, उसको सीखने के बाद ही वो क्या करता है, वो थोड़ा अपना लक्ष्य निर्धारित करता है या उसके मन में आता है कि मेरे को ये करना है, ठीक है। वैसे ही आप जब उच्च कक्षाओं में अध्ययन करते हैं,
है ना। तो बहुत सारे आपके विषय से संबंधित विषय वस्तु का आपको ज्ञान अगर नहीं है तो मतलब वो क्या है, वो उसकी परिधि या आपकी उसका क्षेत्र जो है आपके माइंड में अनिश्चित है। लेकिन जैसे जैसे आप अध्ययन करते जाते हैं तो उसकी निश्चितता आपके मस्तिष्क में बनती चली जाती है, ठीक है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये वैसा ही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जैसा ही प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर है, ठीक है। जो चीज जान रहा है स्टूडेंट उससे अगर शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते जो चीज वो नहीं जान रहा है उसकी व्याख्या करते हैं, तब वो वहां पर शिक्षण जो है प्रभावी हो जाता है, ठीक है। और ऐसा करना चाहिए। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट इस पर चर्चा किया था, आत्मनात्मक निगमनात्मक, है ना। विशिष्ट मतलब कोई भी अगर हम सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं, है ना, किसी नियम के बारे में बता रहे हैं, तो उस नियम का जो है धरातल पर लागू होना, है ना, वो क्या हो जाएगा उसके लिए उदाहरण, ठीक है। जैसे क्लास में है टीचर ने और बताया कि जॉनी जो है वो स्कूल नहीं जाता है ना, दिन में, और उसके दोस्त यार जो है वो क्या क्या है, लफुट लोग हैं, ठीक है। और वो जो है उसका अभी इतना बड़ा हो गया है और अपने माँ बाप पर ही आश्रित है। मतलब ये क्या हुआ, एक उदाहरण दिया किसी व्यक्ति का। जॉनी, अगर कोई देख रहा होगा जॉनी तो अन्यथा ना ले, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक्स कोई व्यक्ति हो सकता है, ऐसा हर उदाहरण दिए, फलाना ठिकाना जो है वो ऐसा करता है करते। तो फिर इससे बताया टीचर ने कि अगर बेटा स्कूल नहीं जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो आप भी जो है अपने माँ बाप पर आश्रित रह जाओगे, अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाओगे। और ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। अगर स्टूडेंट अच्छे से उसका लर्निंग लेवल अच्छे से नहीं हुआ रहता है, अच्छे से चीज़ों को सीख नहीं पाता है, अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाता है, तो फालतू ही घूमता रहता है। तो ये क्या हो गई, ये बात सामान्य है, ऐसा होता है। ये एक प्रकार का, इसको हम नियम कह सकते हैं, एक सिद्धांत हो सकता है। तो जब किसी उदाहरण से हम सिद्धांत की ओर चलते हैं तो इसको बोला जाता है विशिष्ट से सामान्य, ठीक है। और ऐसा ही अपने को चलना चाहिए अध्यापन के लिए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, है ना। विश्लेषण और संश्लेषण में पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था। विश्लेषण मतलब विस्तार करना, चीजों को खोलना, है ना, उसको उसके विभिन्न घटकों में देखना, ठीक है, वो क्या हो गया विश्लेषण। संश्लेषण मतलब उन घटकों से नए चीज का निर्माण करना, ठीक है, या जोड़ना, ये सब। तो पहले खोलना सिखाएगा, फिर उसके बाद जोड़ना सीखेगा, ठीक है। तो पहले विश्लेषण होना चाहिए, फिर उसके बाद संश्लेषण होना चाहिए, है ना। कभी भी संश्लेषण से विश्लेषण की ओर नहीं आना चाहिए। प्रश्न पूछता है इनमें से कौन सा सही है, तो संश्लेषण से विश्लेषण की ओर या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तो क्या सही है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इनमें से भी प्रश्न ऐसा ही किसी न किसी रूप में बन सकता है। जब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपन इसको और थोड़ा डिटेल से देखेंगे, अपने को क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, ठीक है। मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर, ठीक है। मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर मतलब पहले मानसिक रूप से चीजों को स्पष्ट करना, ठीक है। अगर व्यक्ति जो है उसका मानसिक विकास हो जाएगा तभी वो क्या होगा, तर्क करने के योग्य होगा, ठीक है। बिना तर्क, बिना मानसिक विकास के या बिना समझ के कोई तर्क कर सकता है, नहीं कर सकता। तो क्या होता है, मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर बढ़ना चाहिए। प्रकृति के अनुसार शिक्षण, ठीक है, प्रकृति जैसी होगी स्टूडेंट की, है ना, उस अनुसार जो है शिक्षक को शिक्षा प्रदान करना चाहिए। स्टूडेंट बताया था कई, प्रकृति मतलब स्वभाव या उसके गुण, है ना। स्टूडेंट के अगर स्टूडेंट का क्वालिटी अगर योग्य है उस जिस लेवल का लेने का, उसी अनुसार अगर उसको शिक्षण प्रदान किया जाए, है ना, तो ही क्या होगा, उपयुक्त शिक्षण का कार्य हो पाएगा उपयुक्त तरीके से। तो प्रकृति के अनुसार शिक्षण। इंद्रियों का प्रशिक्षण, है ना, शिक्षण क्या होना चाहिए, केवल एक ही इंद्रिय का देख करके या सुन करके ही नहीं होना चाहिए, पूरा सभी इंद्रियों का यहाँ पर प्रशिक्षण होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं अधिगम। शिक्षण और अधिगम जो है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। अधिगम को सरल भाषा में सीखना भी कहा जाता है। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एवं इनके उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं। आपस में ये इतने परस्पर व्यापक हैं कि हम जो है शिक्षण और अधिगम को एक ही शब्द के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। या शिक्षण जब बोला जाता है तो उसमें अधिगम भी क्या रहता है, समाहित रहता है। या अधिगम बोलते हैं तो अधिगम के अंदर जो है शिक्षण की प्रक्रिया भी समाहित होती है ना। इसलिए हम कभी चर्चा करते हैं या बात करते हैं या ये शब्द आता है तो शिक्षण अधिगम दोनों को संयोजित करके ही बोलते हैं, ठीक है। अधिगम की पद्धतियां, सीखने के लिए
है ना, कौन कौन सी विधियां हो सकती है, कौन कौन सी विधि से सीख सकता है? अनुकरण करके, इमिटेशन। बच्चा क्या करता है? अपने माता पिता को देखता है, अपने सहपाठियों को देखता है, अपने टीचर को देखता है, और जैसा वो करते हैं वैसा वैसा वो भी करने का प्रयास करता है। ये क्या हुआ? अनुकरण के द्वारा अधिगम, अनुकरण के द्वारा सीखना। ठीक है। दूसरा आता है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन मतलब देखना, है ना, चीजों को देख करके सीखना। एक व्यक्ति है, वो बहुत पैसे वाला है, अमीर है, ठीक है, तो वो कोई अगर उसके जैसा बनना चाहेगा तो क्या करेगा? उसको ऑब्जर्व करेगा, उसको देखेगा, उसकी दैनिक गतिविधियों को देखेगा, सुबह से लेकर शाम तक देखेगा, उसका बातचीत करने का स्किल देखेगा। ऐसा होता है? ठीक है। हमारे रोल मॉडल्स होते हैं सलमान खान, शाहरुख खान। तो कैसे होने चाहिए रोल मॉडल? ठीक है। तो हमारे रोल मॉडल जो रहते हैं वो हमारे लिए उच्च स्तर के होते हैं। ठीक है। तो हम वो जैसा कर रहे हैं, है ना, या वो जैसा करते हैं वैसा करने का प्रयास करते हैं, या वैसा बनने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाता है? किस माध्यम से हो पाता है? अवलोकन के माध्यम से। ठीक। जैसे आप अगर स्वामी विवेकानंद, हमारे रोल मॉडल ऐसे होने चाहिए। स्वामी विवेकानंद हो गए, है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए। ठीक है। तो ऐसे व्यक्तित्व जो है इनको हमारे क्या होने चाहिए? रोल मॉडल। अब आपको उनके जैसा बनना है तो फिर उनके जीवन को क्या करना पड़ेगा? आपको अवलोकन करना पड़ेगा। ठीक है। किताबों के माध्यम से भी आप अवलोकन कर सकते हैं। अगर जो जीवित है या आपके सामने प्रत्यक्ष है उसको देख करके भी प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर सकते हैं। तो कई क्षेत्र में या कई दृष्टि से हम अवलोकन का कार्य कर सकते हैं। दूसरा, अनुभव के द्वारा सीख अधिगम। ठीक है। एक्सपीरियंस से लर्निंग। प्रयोगशाला में जाते हैं तो आप क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। क्लास में क्या करता है टीचर? आपको थ्योरी बताता है। प्रैक्टिकल लैब में जाने पर आप क्या करते हैं? उसको प्रैक्टिकल करते हैं, खुद करके उस चीज को देखते हैं जो टीचर ने आपको बताया है या जिस चीज के लिए आपको अनुदेश दिया गया है। ठीक है। तो वो क्या हुआ? वहां पर कैसा लर्निंग हो रहा है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रहा है। एक्सपीरियंस से आप लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है। शिक्षण से भी लर्निंग होता है। टीचर आपको पढ़ाएगा, वहां पर टीचिंग का कार्य हो रहा है, उससे भी सीखता है व्यक्ति। निर्देश, इंस्ट्रक्शन से भी सीखता है। इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जैसे कोई कराटे सीख रहा है, ठीक है, कराटे सीख रहा है तो उसमें जो भी गतिविधियां हैं हाथ पैर संचालित करने की, हाथ पैर चलाने की, है ना, या कोई भी खेल जैसे सीख रहे हैं, है ना, कबड्डी सीख रहे हैं तो उसमें क्या करना है, किस टाइप से ट्रिक करना है, उसको क्या करता है वहाँ पर इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो उससे क्या करता है शिक्षार्थी? क्या करने लगता है? सीखने लगता है। ठीक है। तो सीखने की प्रक्रिया में इंस्ट्रक्शन मिला जाता है। परीक्षण और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर करो और सीखो, है ना। करोगे, अगर सही हो गया तो भी सीखने के लिए मिलेगा। कुछ काम किए, है ना, कुछ नया डिश बना रहे घर में, ठीक है, और उसमें नमक या शक्कर या मिर्च कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो मतलब क्या हो गया? आप ट्राई किए और वो अगर सही बन गया तो करना सीख गए, और नहीं बना, कुछ इसमें कमी हो गया तो क्या हो जाएगा? वो एरर आ गया। ठीक है। उसमें त्रुटि आ गया, लेकिन फिर भी आप सीख गए कि हाँ शक्कर थोड़ा से कम डालना था, या नमक थोड़ा से कम डालना था, या मिर्च थोड़ा से कम डालना था, या थोड़ा से और डालना था। ठीक है। तो ये पद्धति होता है परीक्षा और त्रुटि वाली। ठीक। प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन, है ना, प्रयोग करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। खाने खिलाने में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कई लोग। ठीक है। भूख थोड़ी लग गया, खाना खिलाना, खाने की बात करोगे, टाइम हो गया सर सवेरे से आए। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करके भी व्यक्ति जो है सीखता है, चीजों को नए नए गतिविधियों को करता है ना। कुछ उसमें गलतियां होती है, एक्सपेरिमेंट करता है तो ये उसमें त्रुटि भी आता है। ये परीक्षण और त्रुटि वाला ही प्रक्रिया उसमें जाता है, लेकिन खुद करके नए नए चीजों को सीखता है। तो सीखने की ये भी एक पद्धति प्रयोग। पूछताछ, क्वेश्चनिंग, सबसे महत्वपूर्ण और आपके लर्निंग प्रोसेस में तो ये है पूछताछ, है ना। आप टीचर से कुछ पूछते हैं या समझ नहीं आता है आपको, या कुछ नया चीज आप सुनते हैं या नया चीज देखते हैं, उसके बारे में आप टीचर से जानने का प्रयास करते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं, तो उससे भी आपको क्या मिलता है? सीखने को मिलता है, क्वेश्चनिंग। तो ये अधिगम की पद्धतियां हैं। अधिगम की बुनियादी शर्तें, है ना। पहला है मतलब क्या क्या चीज होना चाहिए अधिगम के लिए, सीखने के लिए क्या चीज होना आवश्यक है या अनिवार्य है। पहला समीपता या सानिध्य, कॉन्टिग्युटी। ठीक है। शिक्षार्थी जो है अधिगम करता, ठीक है,
और विषय वस्तु के बीच क्या होना चाहिए, समीपता होनी चाहिए, तभी वो क्या है अच्छे से उस चीज को सीख पाएगी, सानिध्य होगा, है ना। या जो टीचर है उसके सानिध्य में जाना पड़ेगा, उसके समीप में जाना पड़ेगा, ठीक। तो समीपता या सानिध्य जो है अधिगम के लिए आवश्यक है, विशेषकर शिक्षार्थी और विषय वस्तु के बीच में, ठीक है, तभी तो वो सीख पाएगा, है ना। अगर उससे उसकी सानिध्यता नहीं रहेगी, चाहे वो वर्चुअल ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर उसके समीप में नहीं रहेगा या उस चीज को देखा ही नहीं रहेगा, सामिप्यता मतलब क्या हो गया कि वो उसको देखा या उसको छू करके देखा या उसको सुना, है ना, ये क्या प्रक्रिया क्या कहलाएगी, समीपता या सानिध्य, ठीक है, तब तक वो सीखने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। दूसरा था अभ्यास, प्रैक्टिस, है ना, जो गतिविधि कर रहे हैं या जो चीज हम अध्ययन कर रहे हैं उसको बार बार उसको पुनरावृत्त करना, ठीक है, उसका रिपीट करना, उसको रिवाइज करना, ये इससे क्या होता है, अभ्यास होता है ना। और अभ्यास से वो जो कुछ चीज हम सीखते हैं वो ज्यादा अच्छे से स्पष्ट होता जाता है। सुदृढ़ीकरण, रीइंफोर्समेंट, ठीक है, पहले भी इस पर चर्चा किए थे सिद्धांत में, ठीक है। सुदृढ़ होना चाहिए, जो चीज आप अध्ययन कर रहे हैं या टीचर आपको जो पढ़ा रहा है वो अगर सुदृढ़ हो रहा है, दिमाग में बैठ रहा है, तब अच्छा क्या हो रहा है, वहाँ पर अधिगम हो रहा है, ठीक है, या अधिगम की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो रही है। आप किए, देखे, सुने और फिर उसके बाद भूल गए तो फिर वहाँ अधिगम हुआ क्या, है ना। तो वो याद होना चाहिए, वो आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। सामान्यीकरण और भेदभाव, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, है ना। सामान्यीकरण, चीजों को आप अगर एक जैसे चीजों को अगर देख रहे हैं, है ना, या स्टूडेंट जो है विभिन्न उदाहरणों को देख रहा है और उस पर कोई अपनी राय बनाता है कि हाँ ऐसा होता है या ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है या ऐसे गतिविधियां होती हैं तो उसका परिणाम यही होता है, ऐसा चीज अगर बातें निकल के आती है तो वो क्या कहलाता है, सामान्यीकरण, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है अगर ऐसा करने लग जाए, ठीक है, तो क्या हो गया, वो समझ लो चीजों को सीखने, ठीक है। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, चीजों को जो है एक दूसरे से अलग करके पहचान सकता है कि नहीं पहचान सकता है। अगर पहचान है तब तो वो सीखा है ना। स्टूडेंट को मान लेते हैं एकदम लो लेवल का लर्नर है, बच्चा है ना, 2 साल 3 साल का, उसको एप्पल दे दिए और एक हाथ में ऑरेंज दे दिए और दोनों को वो अगर पहचान पा रहा है कि ये अलग फल है और ये अलग फल है, तब मतलब क्या कर रहा है, वो सीख गया है, ठीक है। कैसे पता चल रहा है सीख गया करते, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट करना जान गया, समझ गया। अधिगम की विशेषताएं, अब हैवी होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप लोग के चेहरे से देख करके, क्यों भाई हैवी हो रहा है, चलो तो थोड़ा सा अभी ज्यादा नहीं हुआ है मतलब थोड़ा और वेट डाल सकते हैं ना। अधिगम की विशेषताएं देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, क्या क्या विशेषताएं होती है अधिगम में। अधिगम से सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है, स्वाभाविक रूप से सीखता है व्यक्ति तो नया चीज उसका सृजन करने की क्षमता पैदा हो जाती है उसमें, है ना, बिना सीखे तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा, अध्येता के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है, ठीक है। अधिगम जो है शिक्षार्थी अध्येता या अधिगमकर्ता के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति स्कूल जा रहा है, चीजों को सीख रहा है, नई नई चीजों को सीख रहा है, तो उसके हर चीज में, हर क्षेत्र में उसके क्या होने लगेगा, परिवर्तन होने लगेगा। उसकी बातचीत करने की शैली में परिवर्तन आएगा, उसकी भाषा में परिवर्तन आएगी, है ना, उसका जो दैनिक जीवनचर्या है उसमें परिवर्तन आएगा, है ना। तो विभिन्न क्षेत्रों में उसका क्या होने लगता है, सोचने समझने के तरीके में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो प्रत्येक पक्ष को जीवन का क्या करता है, अधिगम जो है प्रभावित करता है। तीसरा है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है, मतलब हर जगह होता है सीखने की प्रक्रिया। हर इंसान जो है कुछ ना कुछ किसी न किसी मात्रा में, किसी न किसी रूप में क्या करता है, सीखता है ना। हर बच्चा सीखता है, चाहे उसका मानसिक स्तर किसी भी स्तर का हो, ठीक है, वो सीखता ही है किसी न किसी मात्रा में। तो ये क्या है, सार्वभौमिक है, सभी जगह लागू होता है अधिगम की प्रक्रिया। चौथा, अधिगम की प्रक्रिया एक समान नहीं होती, है ना, अर्थात किसी बालक में अधिगम तीव्र तो कुछ में धीमी गति से होता है, वही स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर, ठीक है। हर किसी की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है ना। इस चीज को तो अपने को बताया ना सिद्धांत में, अपने को ये चीज मान के चल रहे हैं कि सब बराबर नहीं होती, ठीक। तो ये प्रक्रिया भी क्या होती है, अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती। अधिगम हमेशा अग्रवर्ती होता है, अग्रवर्ती मतलब आगे की ओर बढ़ना, ठीक है। मतलब जो सीखते हैं हम वो चीज को कभी मतलब एकदम से उसको जीरो नील नहीं हो जाता, भले थोड़ा कुछ उसमें से भूल जाएंगे कुछ चीजें, लेकिन वो एकदम से इरेज नहीं हो जाएगा मन से। एक बार जो चीजें हमने देख लिया या सुन लिया, मानव मस्तिष्क की संरचना ऐसी है, कोई चीज अगर अपने एक बार हमने देख लिया सुन लिया
तो हमारे मस्तिष्क के एक क्षेत्र में जाकर के वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अगर वो हम आसानी से उसको वापस रिट्राइव कर ले रहे हैं, है ना, आसानी से अगर उसको ले आ रहे हैं, तो वो हमारे याददाश्त अच्छा ऐसा बोलते हैं, है ना। लेकिन या फिर कोई चीज़ हम कर ले रहे हैं, कोई चीज़ किए थे पहले और अभी भी उसको कर ले रहे हैं, तो मतलब ये क्या है कि वो चीज़ें एक बार दिमाग में चली गई है और वहाँ स्थायी रूप ग्रहण कर लिया। तो और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमने देखा है, सुना है, लेकिन कहाँ देखे हैं, कहाँ सुने हैं, ऐसा लगने लगता है ना। तो वो क्या हो रहा है, मतलब उसको भूले नहीं है, वो मन किसी न किसी या दिमाग की किसी न किसी जगह में स्टोर है, ठीक है। और इसीलिए अधिगम की प्रक्रिया जो रहता है हमेशा अग्रवर्ती रहता है कि हम चीज़ों को भूलते नहीं हैं। जब भी हम कुछ चीज़ करते हैं फिर वापस दोबारा आगे की ओर अध्ययन करते हैं, तो वो चीज़ें किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़ा रहता है, हमारे मस्तिष्क के साथ, जो हमने पहले किया है, वहीं से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आज आप सीखे हैं लिखना या आज आप सीखे हैं पढ़ना, है ना। आप मतलब जो बच्चा KG1 KG2 में है ना, ABCD सीखा, तो वो अगली कक्षा में बिल्कुल उसको भूल जाए ऐसा नहीं, भले उसको याद नहीं आता रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ वो जो है उसको माइंड उसको पहचानता है, उसको प्रकट रूप में नहीं कर पाएगा या उसको स्पष्ट रूप से शो नहीं कर पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसके माइंड में वो चीज़ें रहेंगी। तो ये अधिगम हमेशा क्या रहता है, अग्रवर्ती होता है। अधिगम हमेशा हस्तांतरित होता है, सॉरी स्थानांतरित नहीं है, इसको ना हस्तांतरित कर लेता है, ठीक है। अधिगम जो है हस्तांतरित होता है, मतलब आपने कुछ चीज सीखा, फिर आपसे क्या होगा, वो स्थानांतरित भी कर सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन उसका मूल भाव वही है हस्तांतरित, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाना, है ना। मैं आज आप लोग को जो सिखा रहा हूँ मैं भी किसी न किसी सीखा हूँ, ठीक है। आज आप सीखे हैं कोई चीज, उसको आप आने वाले समय में किसी और को सिखाएंगे, अपने बैचमेट किसी को बताएंगे या फिर अपने छोटे भाई बहनों को बताएंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो रहता है अधिगम का क्या होता रहता है, ये स्थानांतरित या हस्तांतरित होता रहता है। अधिगम हमेशा लक्ष्योन्मुख होता है, सीखने की प्रक्रिया हमेशा टारगेटेड होता है कि आपको कुछ करना है या कुछ सीखना है, इसलिए आप क्या करते हैं, सीखते हैं, या कुछ बनना है, ठीक है, इसलिए आप क्या करते हैं, सीख रहे हैं। आप कॉलेज आए हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपका कोई ना कोई तो लक्ष्य होगा ना, कुछ करने का, कुछ बनने का, ठीक है, इसलिए आप सीख रहे हैं, इसलिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये अधिगम हमेशा क्या होता है, लक्ष्य उन्मुख होता है। अधिगम से सकारात्मक विकास को बल मिलता है। जबकि सीखने प्रक्रिया में आता है व्यक्ति, इंसान, तो वो कुछ ना कुछ नया चीज सीखता है और सीखते सीखते उसका जो विकास जो है वो सकारात्मक क्षेत्र में ही होता है, ठीक है। सकारात्मक विकास को बल मिलता है अधिगम से। अच्छा, नकारात्मक नहीं हो सकता क्या? नकारात्मक विकास नहीं हो सकता क्या सीखने से? कोई चीज चोरी करना सीखता ही तो है ना, ठीक है। कोई गुंडागर्दी करता है तो भी तो किसी ने किसी से सीखा है। तो अगर हम क्या बोलते हैं, औपचारिक शिक्षण की बात करते हैं, औपचारिक शिक्षण में जो अधिगम होता है उससे जो है सकारात्मक विकास को बल मिलता है। अधिगम बालक की समस्त इंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां एकजुट होकर कार्य करती है, तभी प्रतिफल सकारात्मक होता है। तो इंद्रियां बताया कि सक्रिय जब होंगी सब, तभी जो है अच्छे से शिक्षण हो पाएगा, तभी अच्छे से अधिगम हो पाएगा। अगर आप एक ही इंद्रिय का प्रयोग करेंगे, है ना, तो उतना प्रभावी रूप से उसमें अधिगम की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। जितना ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग करोगे उतना ज्यादा आप चीजों को देख रहे हैं, उसको छू कर देख रहे हैं, है ना, उसको जैसे मिट्टी का मृदा परीक्षण करना है, ठीक है, तो मृदा परीक्षण करना है आपको, मिट्टी कैसा है इसको जानना है, तो आप केवल उसको देख लिए, दूर से फोटो देख लिए कि ये मिट्टी ऐसा ऐसा दिखता है, इस रंग का रहता है, तो उतना अच्छे से सीख पाएंगे क्या? आप मिट्टी में जा करके उतरेंगे, उसको पकड़ के देखेंगे, है ना, उसको सूंघेंगे, उसका स्मेल कैसा है ना, उसका उसमें जो उसका उसके कण है वो कैसे हैं, चिकने हैं कि दरदरे हैं, है ना, उसका चिपचिपापन कैसा है ना, तो उसको महसूस करेंगे टच करके, है ना, देख करके, सूंघ करके, है ना, तो ज़्यादा अच्छे से क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो सीखने की प्रक्रिया में तभी प्रभावी होता है, या अधिगम प्रक्रिया तभी प्रभावी होता है, इंद्रियां और उसकी कर्मेंद्रियां एकजुट होकर कार्य करती है। जब सभी इंद्रियों से अगर वो सीखने का प्रयास करता है तो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? देखिए उदाहरण, शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से स्वीकृत रिलैक्स रखना, कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो बताइए कौन सा हो सकता है आपके विचार से? शिक्षक में कौन सा, मतलब शिक्षक में सबसे वांछित मतलब एकदम चाहिए, होना ही चाहिए कौशल
कौन सा उसमें इसकी तो कौन सा इसमें लग रहा है देखो एक, है ना। शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, ठीक है। तब क्या हो रहा है वहां पर शिक्षक प्रभावी हो रहा है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वतंत्र चर है? शिक्षक, संस्थान, शिक्षार्थी, माता पिता। देखें इसको, शिक्षक क्या होता है? सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए, है ना। यहाँ 3 चीज दी गई है, यहाँ पर 3 चीज दी गई है। ये क्या है? शिक्षण का स्तर, और यहाँ मुख्य प्रस्तावक कौन था उसका स्टार्ट करने वाला। तो इसको आपने पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो इसको निकालेंगे। स्मृति स्तर का कौन है? हर्बर्ट। ग्रहण शक्ति स्तर का ग्रहण शक्ति स्तर याद करो, समझ स्तर, बोध स्तर, वही है। बोला ना शब्दों को चेंज करेगा। अगर अंग्रेजी रहता तो यहाँ पर हमको वहाँ पर दिया रहता वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ही दिया रहता, ठीक है। तो ग्रहण शक्ति स्तर मतलब इसका कौन है? मॉरिसन है। इसको याद रखना भाई, ऐसे का हर्बर्ट, मॉरिसन, हर्बर्ट ले मॉरिस का हर्ट ये क्रम पे याद रखना, ठीक है। तो इसमें देखो 1 का 1 है ना, 2 का 2, 3 का 3, ये हो। अच्छा, ये 3 है, इसमें से एक 2 भी अगर मिलता अपने को तो भी हम उत्तर निकाल सकते थे क्या? जैसे मान लो ये वाला हमारा क्लियर नहीं हुआ है, ये वाला याद, ये वाला याद था, तो अपना निकल जाता इसका उत्तर। तो 3 ऑप्शन है। निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर या उपरोक्त स्तर? याद करो उसको, जो तीनों स्तर जब हमने पढ़ा। पर्याप्त मतलब कक्षा का वातावरण खुला और स्वतंत्र है। स्वतंत्र शब्द आ रहा है, ठीक है, क्लास का वातावरण। तो स्वतंत्र जो है, जब स्मृति स्तर पर रहता है स्वतंत्र नहीं रहता, वहां पर जो है शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। हाँ, एक और एक पर बी पर बॉल तक ही सीमित रहता है वहां, ठीक है। स्टूडेंट वहां पर बुद्धि नहीं काम करता, वहां पर कुछ पूछ भी नहीं सकता ना, तो पूछता है, तो वहां स्वतंत्र वातावरण नहीं है, ठीक है। बोध स्तर में थोड़ा स्वतंत्रता रहता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है किसमें रहता है? इसमें। इसलिए उपरोक्त शब्द नहीं होगा, ये चिंतनशील स्तर है। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें करेंगे। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? बेंजामिन एस ब्लूम, स्किनर, करतवहल, सिम्पसन। ठीक है, पढ़े इसको। बेंजामिन एस ब्लूम संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, है ना, इसको क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, ठीक है। बाकी का मतलब नहीं हुआ किया जाता है, ठीक है। प्रश्न को थोड़ा सा समझो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री, मतलब पहले से कोई चीज स्टूडेंट सीखा हुआ है ना, कोई नॉलेज उसको है, कोई सिद्धांत के बारे में जानकारी है, तो उसका उपयोग करने को, मतलब उस नॉलेज को वो क्या करता है? उपयोग करता है, ठीक है। तो वो किस रूप में प्रतिबिंबित होता है, या मतलब जो उपयोग को नॉलेज कर रहा है उसको क्या कहेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। तो धारणा कॉन्सेप्ट का अनुप्रयोग ज्ञान विश्लेषण में से ये अनुप्रयोग योग है, एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। विषय का भी रहता है कि किसी विषय का अनुप्रयोग, ठीक है। भूगोल में आपने देखा है ना, अनुप्रयोगी भूगोल, ठीक है, अप्लाइड जियोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? सत्तावादी स्तर, ये शब्द को थोड़ा सा इस शब्द पर जोड़ दो। सत्तावादी मतलब ये शब्द जब भी आया तब दिमाग में क्या आता है? कोई एक पावरफुल होगा, ठीक है, और उसका कंट्रोल रहेगा, ये चीज आ रहा है। शिक्षक केंद्रित में रहेगा कि शिष्य केंद्रित में रहेगा, मुख्य अध्यापक केंद्रित में रहेगा, अनुभव के आधार पर? मुख्य अध्यापक मान के चलो कि प्रिंसिपल, तो वो सत्तावादी स्तर पर शिक्षण होगा। सिंपल सी बात है, ये शिक्षक केंद्रित है, ठीक है। तो शब्द को इतना हेडी बना दिया ना, समझ रहे हैं? वो तानाशाही वाला जो पढ़े थे ना, वही है, ठीक है। तानाशाही शिक्षण या निरंकुश शिक्षण, उसी को दूसरे शब्दों में प्रयुक्त कर दिया, सत्तावादी स्तर पर शिक्षण, है ना।
तो अपने को इंग्लिश को भी थोड़ा प्रीफर करना है जब इस टाइप का कोई शब्द समझ नहीं आता है ना, या थोड़ा जटिल लगता है या कहीं कंफ्यूजन होता है, तो बिल्कुल उसको एक बार देख लो अंग्रेजी में। क्लियर? अब ये स्पष्ट दिख रहा है? बताइए, जो विशेषता है और उसका दर्शन है उसको मिला करके। सूची 1 में किसी चीज की विशेषता दी गई है और सूची 2 में दर्शन है, मतलब फिलॉसफी है। ठीक है? क्रिया करके सीखना, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ। ठीक है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद, यथार्थवाद। तो प्रकृतिवाद को किससे जोड़ सकते हैं? पर्यावरण के माध्यम से, है ना, मतलब 2 का 1, है ना। ये अपने को किसमें मिल रहा है? ये यहाँ पर मिल रहा है 2 का 1, मतलब ये होना चाहिए इसका, लेकिन बाकी को भी कर लेंगे। क्रिया करके सीखना, इसमें 1 का 3 दिया है, क्रिया करके सीखना क्या हो गया यहाँ पर? व्यवहारवाद, मतलब जो चीज आप सीख रहे हो उसको करना, ठीक है, लागू करना अपने जीवन में, अपनी एक्टिविटीज में लाना, वो क्या है? व्यवहारवाद। अब दूसरा देखो, सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति। तीसरा का क्या बोला रहा है? 2, है ना, सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, आदर्शवाद। ठीक है, आइडियलिज्म। ठीक है, बातें देख कर लग रहे हैं आदर्शवादी बातें, ठीक है, सब को देख कर। यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? रियलिज्म। तो इसका उत्तर क्या हो गया इसका? बी। तो इस प्रकार का प्रश्न ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? सरल से जटिल की ओर जा रहे हैं। अभी भी बहुत सरल सरल क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, अभी ये देखेंगे उसमें सरल ही रहेगा, लेकिन जब पूरा ये अपना क्लियर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और मॉडल क्वेश्चन जो हमें मिलेंगे, है ना, अलग अलग बुक्स से, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। 100-150 क्वेश्चन तक हम सॉल्व करके देखेंगे इस पोर्शन में, शिक्षा अभिशान से। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होता है? बौद्धिक कौशल, बौद्धिक कौशल ये पढ़े हैं? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र। एच याद करो, पहला एच क्या था? हेड, हार्ट और हैंड। ठीक है, तो हेड की बात किस जो की गई थी जहां पर, है ना, उसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? संज्ञानात्मक। ला सके नहीं किए थे आप लोग शायद, जो किए थे उनको पता है ना? संज्ञानात्मक। बौद्धिक कौशल जो है क्या है? बुद्धि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भावात्मक में क्या रहता है? हार्ट से रिलेटेड रहता है, फीलिंग्स की बात आती है इसमें, ठीक है, भावनाओं की बात आती है। क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र में हस्त कौशल की बात आती है, चीजों को कर कर या क्या बोलते हैं, स्किल की बात आती है। ठीक है, या उपरोक्त में कोई नहीं तो नहीं होगा, तो इसका क्या होगा? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्कपटता, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही? प्रभावी शिक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने से ही प्रभावी शिक्षण हो जाएगा? नहीं। शिक्षण जब बोल रहे हैं तो वहाँ सिखाने और सीखने की प्रक्रिया आ रही है, तो सिखाने और सीखने की प्रक्रिया अच्छे से हो रही है ना? ये चीज इससे कोई संबंध नहीं रखता। शिक्षकों की निष्कपटता, ठीक है, मैं बिल्कुल एकदम निष्कपट हूँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ, ठीक है, तो इससे फर्क पड़ेगा क्या? सीखने संबंध हो रहा है। शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, ठीक है, ये स्पष्ट रूप से इससे प्रभावी शिक्षा से संबंधित है। शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि है कि नहीं है? रुचि तो है, लेकिन पढ़ा नहीं पा रहा है, उसमें स्किल नहीं है, उसमें समझाने की क्षमता नहीं है, तो फिर वो प्रभावी शिक्षण नहीं है। तो अभिरुचि का भी शिक्षण में रुचि का भी संबंध प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है या है? ठीक है, शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी।
शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है, परंतु छात्र सक्रिय होते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हैं। उपरोक्त सभी शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय, तभी प्रभावी शिक्षण होगा। ठीक है, अगर कोई एक निष्क्रिय रहेगा, दूसरा सक्रिय रहेगा, तो वहां पर जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी। अच्छे से तभी होगी जब दोनों एक्टिव रहेंगे। एक सफल शिक्षक वही होता है जो वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता हो, वह छात्रों के लिए अभिगम्य एक्सेसिबल हो, उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो। बी और सी बोल रहे हो? कौन कौन सी बोल रहे हैं? आप मैडम आपको सी बोल रहे हैं? मैं थोड़ा समझ रही हूँ सर प्रश्न को। बी है कौन बोल रहा है? ये है कौन बोल रहे हैं? बी है कौन बोल रहे हैं? बी और सी में ही कंफ्यूजन है। एक सफल शिक्षक वही होता है जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता है, वो सफल शिक्षक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, मैं पढ़ाने नहीं आ रहा हूँ क्लास में और फिर भी आप सबके साथ पास हो रहे हैं मेरे सब्जेक्ट में, तो मैं सफल शिक्षक हो जाऊँ? सफल शिक्षक वही है जो छात्रों के लिए अभिगम्य है। अभिगम्य मतलब उनकी पहुंच में है। जब भी स्टूडेंट को आवश्यकता होती है ना, किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने, तब वो शिक्षक उसके लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि टीचर रोज आना चाहिए, रोज बच्चों से मिलना चाहिए। टीचर का अगर छुट्टी में है मतलब एक आदमी वो अच्छा शिक्षक नहीं है, ऐसा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है? छात्रों की उपस्थिति, विशेष सम्मान, छात्रों द्वारा पूछे सार्थक प्रश्न, कक्षा में पूर्ण रूप से शांति होना। प्रश्न को कौन समझ गया? प्रभावी शिक्षक को प्रदर्शित कर रहा है, उसको प्रतिबिंबित कर रहा है। इसको समझाओ थोड़ा elaborate करके। ये जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा चीज डिनोट कर रहा है कि प्रभावी शिक्षण हुआ है? मतलब बच्चा सीखा है, बच्चा समझा है। ठीक है, तो छात्रों द्वारा पूछे सार्थक प्रश्न जो है, इससे पता चलता है कि उसने सीखा है। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? टीचर से क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा होशियारी दे रहा है ऐसा बोल देंगे सहपाठी। ठीक है, ऐसा नहीं है, समझे बात तो थोड़ा एक्सप्रेस भी करो उसको, है ना, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो और चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। भले टीचर नहीं कर पाएगा उस समय उसका जवाब, लेकिन आपका कहीं ना कहीं उसको खोजने की ललक और बढ़ जाएगी। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं से उसका जवाब मिल भी जाएगा। तो क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक था। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद, और धन्यवाद दोस्तों जो आप ऑनलाइन देखे मेरा क्लास। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दीजिए, आपका स्वागत है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।